चलिए, तो देखिए, हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं, तो उसका नाम है फंडामेंटल राइट्स, माने मौलिक अधिकार। तो आज हम मौलिक अधिकार चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में फंडामेंटल राइट्स, FR, फंडामेंटल राइट्स। तो कुछ हद तक कल आपको मैंने समझाया भी था कि का हमारा ये चैप्टर है नेक्स्ट वाला, इसे बोलते हैं पार्ट 3, भाग 3। और इसमें जो अनुच्छेद हैं, ये आर्टिकल्स हैं, वो कहाँ से कहाँ तक आते हैं? 12 से लेके 35 तक। तो ये चैप्टर बहुत क्रूशियल है और ये बहुत सिंपल बातें हैं, हमने वो निपटा देनी है। बस पार्ट 3 पहले वाले थोड़े से अंडरस्टैंड करने में मुश्किल है। देखिए, तो एक मेरी जो स्लाइड है, इसमें मैंने यहाँ लिखा है फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स में अगर देखा जाए तो मुख्यतः से क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे राइट टू इक्वालिटी, माने समानता का अधिकार। सभी लोग क्या होंगे? समान होंगे। तो किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई भी भेदभाव नहीं होना है। ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और ये एक अधिकार, इंपॉर्टेंट अधिकार है। राइट टू इक्वालिटी मीन्स समानता का अधिकार। फिर तक कि फ्रीडम ऑफ स्पीच या राइट टू फ्रीडम, बोलने की आजादी, लिखने की आजादी, कहीं कोई प्रदर्शन करना है, आंदोलन करना है, उसकी आजादी, राइट। फिर जैसे कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, मैंने अगर आप के किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप जो है वो कोर्ट जा सकते हैं। फिर आपको अधिकार मिलते हैं कि आपका कोई शोषण नहीं करेगा, एक्सप्लॉयटेशन, कोई शोषण नहीं करेगा। शोषण, एक्सप्लॉयटेशन मीन्स शोषण, कोई आपका शोषण नहीं करेगा। आजादी से पहले अंग्रेजों ने, आप जानते हैं कि काफी शोषण किया भारतीयों का। उससे पहले राजा महाराजा थे, सुल्तान थे, उन्होंने काफी शोषण किया जनता का, राइट। तो अब जब देश आजाद हुआ 1947 में और कॉन्स्टिट्यूशन बना 26 जनवरी 1950 में, तो एक बात तो तय थी कि अब लोगों को कुछ ऐसा अधिकार मिले ताकि जो सत्ता पे बैठे हों वो अपनी पावर का दुरुपयोग ना करें। और आप पुरानी फिल्में देखेंगे तो वहां आपको दिखेगा कि अंग्रेज किस तरह से भारतीयों का शोषण कर रहे हैं। इवन ये तक कह रहे हैं कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। उनके पार्टी में, उनके रेस्टोरेंट में लिखा होता था बाहर, उनके होटल के बाहर, कि डॉग्स और इंडियंस अलाउड नहीं है। इस तरह का बर्ताव था जनता के साथ। और शोषण तो भी जी भर के होता था। शोषण, बहुत अधिक उन पर जुल्म करना, ये बड़ी नॉर्मल चीज थी। अंग्रेजों से पहले जो राजा महाराजा थे ये भी कम नहीं थे। आपने फेमस अगर फॉक सॉन्ग सुना होगा, धोबन, तो इसमें दर्शाया गया भी किस तरह से राजा जो है वो उसे उठा के ले जाता है, राइट। इट मींस पावर में बैठे लोगों की जिम्मेवारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जनता की सुरक्षा करना। मगर यही लोग जनता के भक्षक बन बैठे हैं, अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं। क्योंकि वो राजा हैं, उनके पास पावर है, तो वो जनता के भक्षक हैं, रक्षक नहीं है। तो नेचुरली आजादी के बाद फिर जो लोग पावर में आएंगे वो राजा महाराजा या अंग्रेजों जैसा व्यवहार नहीं करेंगे, इसकी क्या गारंटी है? तो कोई ऐसा किताब हो, कोई ऐसी बुक हो जिसके ऊपर लिखी गई बातें इस तरह से काम करें कि लोगों को किसी तरह से एक्सप्लॉइट या उनका शोषण ना हो, उन्हें अधिकार मिलने चाहिए। और यही है पार्ट 3 के अंदर, जनता को कुछ अधिकार दिए गए हैं कि पावर में कोई भी आए, कोई पार्टी आए, कांग्रेस पार्टी हो, बीजेपी हो, एनी पार्टी, ये लोग पावर में आकर अपनी पावर का मिसयूज ना करें। एंड दैट इज व्हाई दीज फंडामेंटल राइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये एग्जाम की बात नहीं है, इनको जानने के बाद आप खुद भी एज सिटीजन बहुत अवेयर हो जाते हैं अपनी पावर को लेकर कि आपके पास क्या पावर है। यदि आपकी जेब में 1 रुपए भी नहीं है तो भी आपके पास पावर है। आपके पास पावर आती है फंडामेंटल राइट से।
फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है, माने धर्म का अधिकार, धर्म की आजादी। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, आप अपने धर्म की जैसे भी चाहे पूजा कर सकते हैं, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। ये बात आती है। फिर कल्चरल, आप गद्दी कल्चर से बिलोंग करते हैं, आप हाथी कम्युनिटी हैं, आपका कोई भी कल्चर है, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, कुछ भी हैं, आपका अपना कल्चर होगा और उसे बचाए रखने के लिए सरकार आपको पूरा जो है वो फैसिलिटीज देगी। सरकार आप पर कोई भी किसी तरह का दबाव नहीं बनाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे आप जानते हैं हमारे सिरमौर में एक हाटी कम्युनिटी है, हाटी, HATTI। ये एक ट्राइबल है समाज, ट्राइबल समाज है, जनजातीय सी गद्दी है ना, गद्दी गुज्जर है, वैसे वैसे है। तो यहाँ पे बहुपति कल्चर है। बहुपति मीन्स पॉलिएंड्री, अर्थात एक से ज्यादा पति जो है इनके हो सकते हैं। अब हमारे देश के कानून कहते हैं कि किसी महिला के का एक पति रहते रहते हिंदू में, किसी महिला का अगर मान लो हिंदू में किसी महिला का अगर एक पति है, तो जब तक वो पति उसका है, उसका कोई दूसरा पति नहीं हो सकता है। हिंदू में अगर एक कोई हस्बैंड है, उनकी वाइफ जिंदा है और वाइफ उनकी है, तलाक नहीं हुआ है, तो तब तक जब तक उनकी वो वाइफ है, तब तक दूसरी वाइफ को कर नहीं सकते हैं, राइट। मगर पॉलीएंड्री मीन्स बहुपति वहां पे चलता है। इट मीन्स हमारे देश में कानून है कि ऐसा नहीं हो सकता है, पर ट्राइबल के कल्चर के लिए उनको छूट दी जाती है। क्योंकि आपका कल्चर है तो आप इसे मानिए, सरकार इसमें कोई भी इंटरफेयर आप में आपके साथ नहीं करेगी, कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी। एजुकेशन के अधिकार दिए गए हैं। हम सारी बातें करेंगे कि जो भी धार्मिक कम्युनिटीज हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, तो ये अपने शिक्षण संस्थान खोलकर, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो अगर आपने जाना हो कि एक अमृतसर में गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे नाम से स्पष्ट है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, मैंने सिखों की है। तो सिख धर्म के लोग इसे चलाते हैं, तो वहां पे सारे नियम सिख धर्म के अकॉर्डिंग चलते हैं, तो सरकार उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकती है। वो जो चाहें, जैसा चाहें वैसे शिक्षा दे सकते हैं और वैसे रूल वहां बना सकते हैं। एक है जी आपका AMU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। नाम से स्पष्ट है कि अलीगढ़ मुस्लिम मने मुसलमानों होगी ये, तो इसमें क्या होगा कि कोई भी अंदर का एडमिनिस्ट्रेशन, सिलेबस वगैरह या वहाँ के रूल्स मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ही वहाँ डिसाइड करेंगे। और वहाँ के जो चेयरमैन होंगे उस कॉलेज यूनिवर्सिटीज के या चांसलर होंगे, वो भी मुस्लिम होंगे और उनके अपने रूल्स होंगे। उदाहरण के तौर पे जैसे यहाँ पे रूल है कि लड़कियों को सलवार कमीज पहन के आना है, वो जीन्स नहीं पहन सकती हैं। तो कोई बोलेगा ये क्या है भाई, भारत है कि सऊदी अरेबिया है, ऐसे टफ क्यों है कानून, कोई भी कपड़े पहन सकते हैं हम लोग, हमें कपड़े पहनने की आजादी है। तो नहीं नहीं, ये एक धार्मिक इंस्टीट्यूट है और यहाँ पे अपने रूल्स इनके हो सकते हैं। दिल्ली में जैसे कि सेंट स्टीफन स्कूल है, एक कॉलेज है सॉरी, तो सेंट स्टीफन कॉलेज नेचुरली नाम से स्पष्ट है क्रिश्चियन कॉलेज होगा ये। तो क्रिश्चियन के इस कॉलेज में उनके अपने रूल्स हैं। वहां पे प्रमोट किया जाता है कि आप स्कर्ट पहन के आए लड़कियां। तो नेचुरली अब क्या कह सकते हैं, सबके पास अधिकार है। तो ये सब चीजें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो मैंने थोड़ी सी आपको 5 मिनट में इंट्रोडक्शन दे दी है कि हम एक्चुअली पढ़ने क्या वाले हैं इसके अंदर, हम क्या जानने वाले हैं इसके अंदर। ठीक है जी, तो आइए हम फटाफट से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं इसे अब इरेज कर रहा हूं यहाँ से, कोई इन बिटवीन समस्या आई तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। तो चलिए जी, इंडियन पॉलिटी की क्लास में हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड जो है फंडामेंटल राइट्स। मैंने बोल दिया कि आर्टिकल 12 से लेकर 32 तक आते हैं। पार्ट 3 है संविधान का, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें मैंने पहले कह दिया कि यहाँ पे जैसे कि ट्रस्ट, इक्वालिटी, फ्रीडम, होप, पीस, जस्टिस, राइट, रूल ऑफ लॉ, डिग्निटी, प्रोस्पेरिटी, ये हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे। लिखा इंग्लिश में है मगर मैं चाहूंगा इसको बाद में हिंदी में प्रॉपर तरीके से बताऊं। ये जस्ट एक पिक्चर है, हम सारी बातें अंडरस्टैंड करेंगे नोट्स के जरिए। तो चलिए, जैसे मैंने कहा था कि 12 से लेके 35 तक हमारे क्या है, मौलिक अधिकार, मीन्स फंडामेंटल राइट्स हैं। तो मैंने पहले करना क्या है, पहले आपको मैंने 14 से लेके 32 तक पढ़ाने हैं, राइट। इसके बाद फिर मैंने लास्ट में जाके 12 और 13 पढ़ाने हैं आपको, और फिर 33
34 और 35 लास्ट क्लास में करूंगा, क्योंकि थोड़े से अलग हैं, हटके हैं। तो आइए बिगिनिंग करते हैं हमारे फर्स्ट आर्टिकल से, जिसका नाम है आर्टिकल 14। डाली हेडिंग इसकी। तो अनुच्छेद 14 को हम स्टडी करने वाले हैं। तो अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। तो आर्टिकल 14 कुछ नहीं, अब देखिए हम पढ़ रहे हैं किस एग्जाम के लिए? हिमाचल प्रदेश में क्लास 3 एग्जाम के लिए। तो क्लास 3 एग्जाम के लिए इन डेप्थ में जाऊंगा नहीं, बहुत डेप्थ में जाने का मेरा पर्पस नहीं है। एग्जाम के अकॉर्डिंग जितना चाहिए उतना ही हम पढ़ेंगे, जितना सफिशिएंट हो। अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 14 कहता है कि भाई, वैसे अनुच्छेद 14 समानता माने इक्वालिटी का राइट है, EQUALITY, इक्वालिटी। वैसे तो 14 से लेके आप पाएंगे 18 तक जो आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं, वो सारे किस बारे में है? इक्वालिटी के बारे में। मानो समानता के बारे में कहते हैं कि सभी समान हैं, सभी इक्वल हैं, उसके बारे में कहते हैं। भाई आर्टिकल 14 क्या कहता है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इंग्लिश में लिखूंगा पहले मैं, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स कानून की नजर में सब बराबर। इसे लिखे हिंदी में तो क्या लिखेंगे? कानून की नजर में सब बराबर, में सब बराबर होंगे, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। तो आप कहेंगे कानून की नजर में, कानून की नजर मतलब क्या हुआ? तो आपको बता दूं मैं, हमारे देश पे शासन किसका है? कानून का शासन है। ठीक है जी। कई लोग कहते हैं कि हमारे देश में शासन है, यहाँ पीएम होते हैं, यहाँ सीएम होते हैं, यहाँ राष्ट्रपति हैं। ये सब जो हैं वो पद हैं, पोजीशंस हैं, जो देश को चलाने के लिए, राज्य को चलाने के लिए महत्वपूर्ण हैं। मगर सभी लोग कानून के हिसाब से काम करते हैं, चाहे पुलिस है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, वो मेडिकल फील्ड है, कोई भी, कानून से बाहर कोई नहीं जाएगा। हमारे देश में कानून का राज है, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है। तो अब कानून का अगर राज है, कानून के अकॉर्डिंग काम चलेगा, तो कानून की नजर में फिर कोई ऊंच नीच नहीं होगा, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा, इत्यादि इत्यादि। राइट? उदाहरण के तौर पे यदि कोई मर्डर करता है, कोई हत्या करता है, तो उसे हत्या करने के जुर्म में कम से कम 7 साल की सजा मिलेगी। कम से कम। वो 8 भी हो सकती है, वो 10 भी हो सकती है, वो 15 भी हो सकती है, वो 14 भी हो सकती है, वो उम्र कैद और वो फांसी भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि वो मर्डर किस लेवल, किस क्रुएलिटी के साथ, मतलब किस तरह की आपने जो है, अब उसे हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रुएलिटी मतलब निर्दयीपन के साथ। राइट? निर्दयीपन के साथ। देखो, एक होता है आपका, एक आपने किसी का मर्डर किया, गोली मारकर, चाकू मारकर मार दिया आपने, तो एक तरह का ये मर्डर है। एक मर्डर है कि आपने उसके बॉडी के पीसेस काट दिए, सर अलग कर दिया, आपने उसका हार्ट निकाल ली अंदर से, राइट, इत्यादि इत्यादि। तो ये दर्दनीय मौत है। आपने पहले उसकी आंखें निकाल ली, फिर उसके आपने नाखून खींच लिए, फिर आपने उसके अंदर से किडनी निकाल ली। ये एक ऐसा मर्डर है, एक ऐसा मर्डर है, एक ऐसी हत्या है जिसका मर्डर हुआ, उसे काफी पेनफुली मौत मिली है, काफी पेनफुली मौत मिली है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? जो गोली मारकर हत्या की जाए और इस तरीके से हत्या की जाए, दोनों में थोड़ा फर्क तो होना चाहिए ना। तो इसलिए अगर गोली मार के हत्या की है तो शायद मान लो कि मिली सजा उसे 10 साल की, तो फिर यहाँ उसे मिल जाएगी 20 साल की। या फिर डिपेंड करता है कैसे कैसे किया, मैं आगे नहीं जाना चाहता हूँ, पर कई बार बहुत बुरे तरीके से उनको मौत दी जाती है। मैं एग्जाम्पल एक और लेता हूँ, आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए। जैसे कि लड़की है कोई, उसका मर्डर हुआ, और कैसे मर्डर हुआ? पहले उसका रेप किया गया, ठीक है जी, और रेप भी, गैंग रेप, कुछ भी ऐसा, और उसे बहुत सताया गया। एंड देन उसके बॉडी पार्ट में कोई क्या बोल सकते हैं, जैसे कई बार, एक बार ना दिल्ली में ऐसा केस हुआ था, निर्भया कहते हैं उसे, निर्भया, दिल्ली का निर्भया केस, दिसंबर 2012 की बात है। तो उसका पहले गैंग रेप हुआ, फिर उसके बॉडी पार्ट में रॉड इंसर्ट कर दी जाती है,
मने बहुत ही दर्दनीय मौत देने का प्रयास किया गया और इस तरीके से वो अनकॉन्शियस हो गई, बेहोश हो गई। उसका इलाज किया गया मगर वो बच नहीं पाई। अब बताइए इस तरह के मर्डर को आप क्या सिंपल मर्डर कहेंगे या फिर बहुत ही बुरी तरीके से किसी को मौत दी गई है? तो उत्तर है बहुत ही बुरे तरीके से किसी को मौत दी गई है। तो क्या इस केस के अंदर जिन्होंने ऐसा किया उन्हें सिर्फ 10 साल या 15 साल की सजा मिले और फिर वो छूट जाए? नहीं। इस केस के अंदर उनको फांसी दी जा सकती है और मिल गई थी उनको। निर्भया के हत्यारों को फांसी दे दी गई थी, सबको फांसी दे दी गई थी, राइट? तो बोलने का अर्थ क्या है कि जब उनको फांसी दे दी गई तो ये तो नहीं देखा गया ना कि ये हिंदू है, कि ये सिख है, कि ये मुस्लिम है। हिंदू को दो 10 साल की सजा, मुस्लिम को दो 15 साल की सजा और सिख को दे दो 20 साल, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कानून की नजर में सब बराबर होंगे। कानून की नजर में कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। कानून सबको एक नजर से देखेगा। ठीक है जी। ये है मतलब इसका इक्वालिटी बिफोर लॉ का। अब इन डेप्थ में जाऊंगा नहीं, कोई हम बहुत बड़े एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। इंटरेस्ट लेंगे और छोटी छोटी बातें समझेंगे इसके अंदर, राइट? तो अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ लिख लूंगा कि इक्वालिटी बिफोर लॉ मीन्स कानून की नजर में सब बराबर होंगे। किसी भी आधार पर कोई भी ऊंच नीच या डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। नो डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। किसी भी आधार पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। आधार चाहे वो कास्ट का, कि तू अपर कास्ट है, मैं ब्राह्मण हूं, तू क्षत्रिय है, तो कुछ ऊंच नीच नहीं है। ना धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना जेंडर के आधार पर। या किसी पुरुष ने कुछ किया है, मर्डर किया है, तो उसे देंगे 7 साल की सजा और महिला ने किया तो उसे 6 साल की देंगे। कोई रिलैक्सेशन नहीं है। कोई कोई किसी भी आधार पे कानून डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव नहीं करेगा। जेंडर हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, ये नहीं कि भी हिमाचल वाले ने मर्डर किया तो उसे मिली सजा 7 साल की और बिहारी ने किया उसे मिल गई 9 साल की सजा। कोई पक्षपात नहीं है कि आप किस प्रदेश से हैं, आपका ओरिजिन कहाँ का है, इत्यादि इत्यादि। ठीक है जी। तो हमने ये जान लिया कि आर्टिकल 14 क्या है। तो कानून की नजर में सब क्या होंगे? बराबर। कोई भी ऊंच नीच नहीं की जाएगी किसी के साथ। ठीक है जी। और अब हम आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 15 की ओर। क्लास 3 की हम तैयारी कर रहे हैं। मैं डीपर नहीं जाऊंगा इसके अंदर, नहीं तो एक एक आर्टिकल को डिस्कस करने के अंदर लगभग लगभग एक एक घंटा खत्म होता है। तो इसमें केस स्टडीज होती हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, फलने कोर्ट में ये डिसीजन लिया गया, और ना जाने कितनी और बातें केस स्टडीज होती हैं उसमें। तो हम इतना नहीं जानेंगे यहाँ पर, बहुत ही शॉर्ट तरीके से मैं डिस्कस करूंगा क्योंकि यही हमारे एग्जाम की जरूरत भी है। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ये सब चीजें मिटा देता हूँ यहाँ पे मैं, और ये काम करता हूँ, सारी बातें यहाँ से मिटा देता हूँ इकट्ठे। चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट एस्पिरेंट्स आर्टिकल है वो आर्टिकल है 15। आर्टिकल 15 माने अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि भाई पब्लिक प्लेसेस के ऊपर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, राइट? देखिए पब्लिक प्लेस क्या होते हैं? जो पब्लिक प्लेसेस है, स्कूल है, कॉलेज है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, राइट? वहां पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ नहीं होगी। हॉस्पिटल्स हैं, राइट? पार्लियामेंट, कहीं भी पब्लिक प्लेसेस। तो देखो एक होते हैं प्राइवेट प्लेस, प्राइवेट प्लेस, ठीक है, एक होते हैं पब्लिक। प्राइवेट प्लेस क्या हुआ? प्राइवेट निजी स्थान क्या हुआ? प्राइवेट प्लेस मैंने आपका घर, राइट? तो आप अपने घर में मान लेते हैं कि आपका एक बेटा है, सन है, और आपकी एक जो है वो डॉटर है। ठीक है जी, मान लेते हैं। पहले ऐसा ही होता था कि बेटे को पढ़ाया लिखाया और बेटे को कम पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, है ना? ऐसा होता था। तो ये आपका अपना प्राइवेट मामला है। आप चाहते हैं बेटी को पढ़ाना तो पढ़ाइए, नहीं तो मत पढ़ाइए। आपको ये नहीं कह सकता कि देखो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन है। यहाँ कोई कानून नहीं टूटता, ये इनका निजी मामला है। सरकार इसमें बस पेरेंट को समझा सकती है, उन्हें मोटिवेट कर सकती है कि बेटी है जरूरी, बेटी का पढ़ना बहुत जरूरी है। स्कीम्स ला सकती है एक तरह से कि अगर बेटियां फॉर्म भरती हैं एग्जाम की तो उनकी फीस माफ होगी।
है ना? और होती भी इवन फीस एक हद तक माफ होती है या कम होती है, या फिर अगर बेटियां स्कूल जाती हैं तो सरकारी बसों में किराया उनका मुफ्त होगा, ताकि उनको पेरेंट्स पढ़ाने की कोशिश करें, जो चाहते हैं भी खर्चा करना है तो बच्चे पे करें, सन पे करें और डॉटर पे ना करें, अगर उनकी सोच की बात होती है ना सारी ये। या फिर जो है लड़कियों को स्कॉलरशिप दे दें पढ़ने के लिए, राइट? ऐसा कुछ कर सकते हैं, और कर भी रही है सरकार। सरकार कर भी रही है अपनी तरफ से, मगर कानूनन रूप से आप उनमें दखल नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि आप बोले कि तूने बेटे को नहीं पढ़ाया तो चल तेरे को जेल भेजेंगे जब फादर है, कुछ नहीं चलेगा ऐसा। पर पब्लिक प्लेस प्लेस मीन्स बस हो गए, ट्रेन हो गए, प्लेन हो गए, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कॉलेज है, घर से बाहर कहीं भी निकल जाए आप, सब पब्लिक प्लेस है। घर के अंदर प्राइवेट, घर के बाहर सब पब्लिक प्लेस है। तो पब्लिक प्लेसेस में कोई भी आप डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी आप भेदभाव नहीं कर पाएंगे, ना जाति के आधार पर, ना आप डिस्क्रिमिनेशन कर पाएंगे धर्म के आधार पर, ना जेंडर के आधार पर, लिंग क्या है, विमेन है, मेन है, कोई इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं, बिहारी है या हिमाचली है, कोई इसमें मैंने किसी भी आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, ना जाति के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, ना नस्ल के आधार पर, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, राइट? पर आप कहें कि भेदभाव तो होता है, कुछ लोग बोलते हैं ना ऐसा कि भेदभाव होता है जी। कई बार लड़के बोल देते हैं कि जी देखो लड़कियों की फॉर्म जो है उसमें पैसे लग रहे हैं उनके 120 रुपए फॉर्म भरने के, या फिर उनका फॉर्म 0 रुपए का है, उनका फॉर्म फ्री है। जैसे एक एग्जाम आता है यूपीएससी का या एचएएस का या कोई भी दूसरे एग्जाम होते हैं ना, लड़कियों की फॉर्म जो है उसकी फीस 0 रखी गई होती है और लड़कों की 400 रुपए होती है। तो लड़का बोले कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है हमारे साथ, देखो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये लड़कियों को आगे ले जाने का सरकार का प्रयास है, क्योंकि एक लंबे समय तक उनके साथ भेदभाव हुआ है। अब उन्हें आगे ले जाने के लिए कुछ तो सपोर्ट सरकार को करनी पड़ेगी। इसलिए इसमें अगर इनकी फीस माफ की जाती है गर्ल्स की, तो कोई बुरी बात नहीं है। बसेस के अंदर कुछ सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, है ना? तो क्यों की गई आरक्षित महिलाओं के लिए? क्योंकि महिलाओं के साथ एक लंबे समय तक जो है वो दुष्व्यवहार किया गया हुआ है। तो नेचुरली थोड़ा अगर उनके लिए सीटें रिजर्व होंगी, कोई महिला जो है प्रेग्नेंट है, कुछ है, तो थोड़ा बहुत महिलाओं को इज्जत मिलनी चाहिए। तो सीटें उनकी रिजर्व रखी गई होती हैं। कई बार मेट्रो के ट्रेन के डिब्बे पूरे-पूरे महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं, क्योंकि कई बार महिलाओं के साथ जो है वो सेक्सुअल मिसकंडक्ट किया जाता है बसेस में, पब्लिक प्लेसेस में। तो कुछ हद तक सरकार जो है कुछ सीटें उनके लिए रिजर्व कर सकती है। ठीक है जी। हमारे देश के अगर आप देखा जाए तो हमारे देश के जो ये हैं दैट इज पंचायत राज सिस्टम जो है, पंचायतों में महिलाओं को 33% सीटें रिजर्व रखी गई हैं, माने प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, ये जो भी चुनाव होंगे सारे लोकल लेवल के, इसमें 33% सीटें महिलाओं को दी जाएंगी। और हाल ही में मोदी सरकार ने एमएलए और एमपी की सीटों के लिए भी एक नया कानून ला दिया है, जिसमें कि 33% सीटें उनके लिए रिजर्व होंगी। अब कोई बोले कि ये क्यों किया जा रहा है, ये तो पक्षपात है, महिलाओं को क्यों इतना प्रमोट किया जा रहा है? तो भाई समाज ने महिलाओं को पीछे धकेलने के बहुत प्रयास किए हैं पहले। लड़के को पढ़ा दिया, लड़की अनपढ़ रह गई, कि इन्होंने तो चूल्हा चलाना है, इन्होंने तो खाना पकाना है, इन्होंने तो बच्चे पैदा करने हैं, बच्चे बड़े करने हैं, और उनका कोई अपना ड्रीम तो है ही नहीं। तो पुरुष प्रधानता वाले समाज में महिलाओं को बहुत पीछे धकेल दिए गए हैं। तो अब महिलाओं को आगे लाने के लिए सरकार कुछ कर रही है, तो इसे पुरुष समाज अपने साथ डिस्क्रिमिनेशन ना माने, ये एक तरह से थोड़ा-सा उनको पुश किया जा रहा है, सपोर्ट की जा रही है, राइट? परंतु पब्लिक प्लेसेस में इसके अलावा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी, किसी भी आधार के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। अगर सरकार कुछ प्रावधान करती है, तो चूंकि एक समाज पीछे रह गया था, जो महिला समाज है, तो उसे आगे ले जाने के लिए थोड़ा बहुत तो चलेगा, ऐसा। ठीक है जी? पर आर्टिकल 15 कहता है भी किसी भी आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं किया जाएगा। ये नहीं कि आप किसी बस में बैठे हैं और बस वाला कह रहा है कि नहीं, अगर तुम अपर कास्ट के लोग हो तो तुम्हें सीट मिलेगी, और तुम लोअर कास्ट हो तो तुम्हें खड़ा रखा जाएगा बस के अंदर। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, जाति ना धर्म के आधार पर। सपोज आप कहीं रूम लेने जाते हैं, क्वार्टर लेने आप मान लो बीएड कर रहे हैं, राइट? और आपको कहीं रूम लेना है, आप मुस्लिम हैं, तो मकान मालिक कह रहे हैं कि नहीं नहीं, मुसलमानों को हम रूम नहीं देते, तो ये भी आपका आर्टिकल
जो 15 है उसका वायलेशन हो गया, इसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आपकी बात सुनी जाएगी और तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी जिस मकान मालिक ने आपको रूम नहीं दिया। तो किसी भी आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। आप मान लो बिहारी हैं और आप जो है वो हिमाचल में जो है नौकरी करने आए हैं, पर जो कंपनी का ऑनर है वो कहता है नहीं मैं बिहारियों से नफरत करता हूँ, मैं बिहारियों को नौकरी नहीं दूंगा। तो अगेन ये आपके फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार 15 का वायलेशन हो गया। ठीक है जी। तो बहुत डेप्थ में जाने का फायदा नहीं है, आपको इतना ही जानना है कि बस ये आर्टिकल क्या है और एग्जाम के लिए बस कितना क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो बस यही कि आर्टिकल 15 क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं। 2-4 बातें मैंने एक्स्ट्रा से कह दी इसके अंदर। ठीक है जी। अब ये बातें डिस्कस करने के बाद 15 के बाद मैं जाना चाहूंगा आर्टिकल 16 की ओर। चलिए मैं इसे मिटा देता हूं सारे को, आर्टिकल 16 की ओर बढ़ते हैं। तो आर्टिकल 16 क्या है माय डियर एस्पिरेंट्स? आपकी कोई भी डाउट हो, समस्या हो, बेझिझक आपने मैसेज करना है या चैट बॉक्स में रिप्लाई कर देना है। आर्टिकल अब हमारे पास 16 है। आर्टिकल 16 मीन्स अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 किस बारे में है? तो ये भी मैंने कह दिया ना कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक सब किसके बारे में है? समानता, समान, सभी समान है, समानता, इक्वालिटी, इक्वालिटी के बारे में है, समानता के बारे में है। तो किसी भी आधार पे कोई पक्षपात नहीं करना है, जाति, धर्म, वर्ग, नस्ल, किसी भी आधार के ऊपर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। नाउ लेट्स डिस्कस दिस। आर्टिकल 16 क्या है? तो मैं एक लाइन लिखूंगा यहां पर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। राइट। तो जब भी रोजगार दिया जाएगा तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। रोजगार, एम्प्लॉयमेंट मीन्स रोजगार देते समय पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन, नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 16 माने गवर्नमेंट अगर निकालती है सपोज 100 वैकेंसी पटवारी के लिए, तो गवर्नमेंट को ये नौकरी देते समय पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी है कि ये मेरा बेटा है मैं इसे लगा दूंगा पटवारी, या ये फला का बेटी है इसे पटवारी बना देते हैं। नहीं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि ये कोई किसी जाति का है, या नेपोटिज्म भी, बेटा बेटी नेपोटिज्म होता है। या मान लो कोई ये फला जाति का, इसे नहीं लगाएंगे। एक समय तक ऐसा हुआ ना, एक समय तक ऐसा था कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आप पढ़ेंगे लिखेंगे और आप जो है वो दरबारी बन जाएंगे। आप क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय अगर हैं तो आपको फिर जो है वो मिलिट्री में जाना है, राजा बनना है। क्षत्रिय हैं तो आप वैश्य हैं तो आपको व्यापार करना है, व्यापारी बनना है। और आप शूद्र हैं तो आपको काम करना है, और ना जाने उल्टे सीधे काम, मतलब सफाई करना और क्या क्या नहीं करना, बहुत लंबी कहानी है। शूद्र के साथ, या जिसको हम कहते हैं दलित के साथ, एक लंबे समय तक बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुई है। इन्हें वो नहीं दिया गया जिसके काबिल थे। भला हो बी आर अम्बेडकर का, जिन्होंने बाद में लड़ाई लड़ी और उन्हें वो अधिकार दिए जिसके लिए वो डिजर्व। दलित के साथ बहुत कुछ हुआ, और दलित को तो पढ़ने लिखने की इजाजत ही नहीं, तो बने कैसे वो ऑफिसर? वो राजा के दरबार के अंदर कैसे बनेंगे कर्मचारी? समस्या थी। मगर जब देश आजाद हुआ तो कह दिया गया कि भी कोई भी नौकरी या एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी तो कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी तरह की नहीं की जाएगी। राइट, कि ये ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, या ये राजपूत है, या फिर ये मुस्लिम है कि या हिंदू है, किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी भी आधार पर नहीं की जाएगी। ठीक है जी। तो एम्प्लॉयमेंट देते समय सरकार कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। अब सवाल ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, डिस्क्रिमिनेशन तो हो ही रही है, तो अगर नहीं हो रही फिर कोटा वोटा क्या चीज है ये? तो समझाते हैं, देखिए क्या हुआ। अब जैसे जब हमारे देश में संविधान बना तो 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी को। तो अब ये सबके जहन में था, दिमाग में था कि एक सदियों के साथ, एक सदियों से डिस्क्रिमिनेशन हुई है एससी के साथ, एसटी के साथ। ये कम्युनिटीज हैं दलित और ट्राइबल, इनके साथ दुष्व्यवहार हुआ है। इन्हें वो नहीं दिया गया, और बड़े बड़े पदों पर अपर कास्ट बैठा हुआ था, अपर कास्ट बैठा हुआ था।
तो नेचुरली अब इनको अधिकार मिलना जरूरी थे, तो सरकार ने क्या किया कि इनको देते हैं कोटा, माने आरक्षण दे देते हैं, ताकि SC ST सरकारी पदों पर पहुंचे, उन पावरफुल पोजीशंस पर पहुंचे, और जो उनके साथ लंबे समय तक जो पक्षपात हुआ है उसे अंडू किया जाए, उसे ठीक किया जाए। मान लो सपोज कि 100 वैकेंसीज आती हैं पटवारी की, और उसमें मान लो कि सपोज 40 सीटें SC ST OBC के लिए रिजर्व है, राइट? तो वो जनरल वाला बोलता है कि भाई ये तो डिस्क्रिमिनेशन है, क्यों दे रहे हैं इनको, रिजर्व क्यों कर रहे हो? फिर बोलता है जनरल वाला कि अगर मेरे को सीट लेनी है तो मुझे 90 मार्क्स लेने हैं 100 में, अगर किसी ST को लेनी है तो ले रहा है वो 60 मार्क्स, मेरे 89 आए तो मुझे सीट नहीं मिलती और वो 60 पे सीट ले रहा है। तो आजकल बड़ा चलता है कि वायरल होती हैं वीडियोस की हमारे साथ दुष्व्यवहार हो रहा है, ये हो रहा है। भाई आजादी से पहले जो अपर कास्ट ने जो मिसबिहेवियर किया है दलितों के साथ, ट्राइबल के साथ, वो आप नहीं देख रहे हैं क्या, जो किया गया? और अब जब इनको एक देखो, दलितों का समाज या ट्राइबल समाज पिछड़ा हुआ है बहुत बुरी तरीके से। आज फिर भी ठीक हुआ थोड़ा बहुत, पर एक लंबे समय तक पिछड़ा हुआ था। वो क्यों पिछड़ा था? कि उनमें काबिलियत नहीं थी? काबिलियत थी, पर समाज का सिस्टम ऐसा था कि उन्हें धकेल दिया गया, उन्हें हाशिए पे ला दिया गया, उन्हें बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया। अब अगर किसी भी सरकारी, जैसे 1950 में किसी भी सरकारी पद के ऊपर बड़ी पोजीशंस पर कोई भी दलित, कोई भी ट्राइबल का व्यक्ति था ही नहीं। अगर था तो बहुत रेयरली था, बहुत ही रेयरली था। जब समाज के अंदर अगड़ी जाति के लोग ही बड़े बड़े अफसर होंगे तो नेचुरली उनके जहन में, दिमाग में जाति का कीड़ा तो होगा, तो वो तो शोषण करेंगे लोगों का। शोषण होगा तो नेचुरली फिर समाज एक कैसे हो पाएगा? तो इसलिए उनको आरक्षण दिया गया, और इसमें कोई बुरी बात नहीं होनी चाहिए। बट ये लोग कहते जरूर हैं कि आरक्षण कब तक देना है भाई, क्या ये और दिया जाएगा? तो 1950 में ये डिसाइड हुआ था कि 10 साल के लिए आरक्षण दिया जाएगा। 10 साल में हमारे जो समाज के लोग SC ST, ये काफी लोग इनके इस कम्युनिटी के सरकारी पदों पर पहुंच जाएंगे। कोई SP बनेगा, कोई DSP बनेगा, कोई DC बनेगा, कोई स्कूल में टीचर बन जाएगा, कोई प्रोफेसर बन जाएगा, राइट, कोई डॉक्टर बन जाएगा। तो उन कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा उसके अंदर, तो आहिस्ता आहिस्ता वो समाज सुधरेगा, वो ठीक हो जाएगा, उनकी हालत ठीक हो जाएगी। तो फिर 1960 में इसे कंटिन्यू किया गया 10 साल के लिए। 1970 में खत्म हुआ, फिर और इसे 10 साल कंटिन्यू किया गया। 1980 में खत्म हुआ, फिर और इसे कंटिन्यू किया गया। 1990 में खत्म हुआ, फिर और इसे कंटिन्यू किया गया। 2000 में खत्म हुआ और 10 साल के लिए कंटिन्यू किया गया। 2010 में खत्म हुआ और 10 साल के लिए कंटिन्यू किया गया। 2020 में खत्म हुआ, अब और 10 साल के लिए कंटिन्यू कर दिया गया है। तो सवाल है कि क्या ये आगे चलता रहेगा? तो मेरा मानना है कि चलता रहेगा, क्योंकि अगर कोटा खत्म कर दिया गया किसी भी सरकार के द्वारा, तो शायद SC ST समाज उन्हें वोट अब नहीं करेगा। तो एक समय पे जो आरक्षण का पर्पस था कि इन्हें इस समाज को ऊपर लाना, वो शायद अब समाज अगर उससे ये चीज छीन ली गई तो दिक्कत हो जाएगी। और इसलिए अपर समाज, अपर कास्ट के द्वारा जो डिमांड की जा रही थी कि आरक्षण दो हमें भी, नहीं तो इनको भी मत दो, तो सरकार ने कहा कि चलो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो अपर कास्ट में है उन्हें भी 10% रिजर्वेशन दे देते हैं। तो फिर सरकार ने उनको भी दे दिया कोटा, और इस तरह से ये पॉलिटिक्स हो रही है। अब आरक्षण उनको दिया, बात खत्म कर दी। तो इसलिए पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, रोजगार देने में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जाएगी। बट सरकार ने जो नियम बनाया आरक्षण के, वो एक लंबे समय तक जो पक्षपात हुए लोगों के साथ, अब देखो कोई आदमी अपर कास्ट रेस में यहां पहुंच चुका है और दलित जो भी यहां जैसे है, तो उसे थोड़ा सा आगे धक्का देना जरूरी है ना, कि तू चल, थोड़ा तू कर काम, थोड़ा हम तुझे पुश करते हैं, 30% तू ला दे और 30% सरकार तुझे पुश कर देगी आगे को, तो चल तू उनके बराबर पहुंच जाएगा। तो इसलिए ये पीछे क्यों था? ये नहीं कि उसके पीछे उसके में टैलेंट नहीं था, उसमें काबिलियत नहीं थी, नहीं। अपर कास्ट समाज ने इसे जबरन तरीके से पीछे रखा। वेदों में लिखा गया था कि दलित या शूद्र पैदा हुआ है क्योंकि उसने जो प्रीवियस बर्थ में या प्रीवियस लाइफ में या पिछले जन्म में बुरे काम किए हैं, पाप किए हैं, तो उसके पापों का प्रायश्चित उसे करना है और उसे सेवा करनी है ब्राह्मणों की, और तभी वो अगले जन्म में ब्राह्मण बन सकता है। इस तरह के थॉट में वो फंस चुका था और ये समाज पीछे रह गया।
और फिर अनटचेबिलिटी आ गई, अछूतपन आ गया कि इसका खाना नहीं है, ये घर के बर्तन नहीं छुएगा, आपके कुएं से पानी नहीं पिएगा, अपर कास्ट के बारात में ये गाना नहीं बजाएंगे, और क्या क्या नहीं हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो एक लंबे समय तक इनके साथ जो है शोषण हुआ है, तो अब इनको थोड़ा रिजर्वेशन देना वो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो ये हुआ आर्टिकल हमारा 16। अब आर्टिकल 17 क्या है, मैं सब इरेज कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ यहाँ से। आर्टिकल 17 क्या है ये समझते हैं। आर्टिकल 17 क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज आर्टिकल 17। आर्टिकल मीन्स अनुच्छेद, आप जानते होंगे। आर्टिकल 17 क्या है, तो आर्टिकल 17 क्या बोलता है, ये कहता है कि नो अनटचेबिलिटी, नो अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी मीन्स अछूतपन। तो किसी भी तरह का कोई भी छुआछूत प्रैक्टिस नहीं किया जाएगा। इस आधार के ऊपर, वही जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, जो भी है, धर्म के रिलीजन के आधार पर, राइट, या प्लेस ऑफ बर्थ कि तुम बिहारी हो, हिमाचली, राइट, जेंडर के आधार पर कोई भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस नहीं करेगा। हमारे देश में अनटचेबिलिटी छुआछूत किस बेसिस पे होती थी, धर्म के बेसिस पे नहीं, धर्म के बेसिस पे तो बहुत रेयर हुई होगी, ज्यादातर कास्ट के बेसिस पे हुई कि भी तुम दलित हो तो नेचुरली तुम हम तुम्हारा छुआ नहीं खाएंगे, या अगर तुमने टच भी कर लिया हमें तो हम भ्रष्ट हो जाएंगे, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो जाति के आधार पर, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, लेट मी, ओके। तो जाति के आधार पर बहुत ज्यादा क्या थी, डिस्क्रिमिनेशन थी। उसे खत्म करने के लिए आर्टिकल 17 बना। यदि एक दलित व्यक्ति है और आप हैं मान लो अपर कास्ट, आप हैं ब्राह्मण, और ये है जी दलित, ठीक है, और सपोज करिए कि आप दलित के साथ मिसबिहेव करते हैं, उसको जाति सूचक शब्द कहकर, उसकी कास्ट को गाली देकर, राइट, तो ये आप आर्टिकल 17 का वायलेशन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, राइट, क्योंकि आप अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप उसके दिए कोई चीज खा नहीं रहे हैं, वो आपको छू रहा, आप उसे पीट रहे हैं, राइट, आपके कुएं से पानी ले रहा, आप उसको पीट रहे हैं। ये सारी क्या है, अनटचेबिलिटी है, जो एक समय तक चलती आ रही थी, और उसके बाद कानून बना कि अब कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करेगा तो आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 की वायलेशन या उल्लंघन होगा, और करने वाले को पनिश किया जाएगा, ठीक है जी। पर क्या अनटचेबिलिटी किसी और तरह की अलाउड है? हाँ, मेडिकल कोई समस्या हो तो अलाउड है। मेडिकल केसेस में अनटचेबिलिटी को करता है तो कोई आर्टिकल 17 की वायलेशन नहीं मानी जाएगी, उल्लंघन नहीं माना जाएगा, अगर वो जो है वो मेडिकल फील्ड के आधार पे करता है तो, ठीक है जी। जैसे कि मान लो कोरोना था, तो कोरोना में क्या कहा लोगों ने कि मेरे को टच मत करना, क्योंकि टच करने से वायरस फैल सकता था। तो तब अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करे, कोई दिक्कत नहीं है। पर जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ मीन्स वो बिहारी है, हिमाचली है, कहाँ का है, उसके आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन की जाए, सॉरी, कोई अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस की जाए, ये नहीं होगा। तो मेडिकल कॉज है कोई तो चलेगा। कोविड-19 में फेमसली कहा गया था कि 2 गज की दूरी है जरूरी, राइट। तो ये सब बातें थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। अब मेरी क्लास है इंग्लिश की, जो मैं लाइव करने वाला हूँ यूट्यूब पे, आप सभी जुड़िए तुरंत वहां पे भी, और आपकी कोई भी डाउट रहेगी, कोई भी समस्या रहेगी, तो वो आपकी डाउट को सॉल्व करूंगा। एक सेकेंड।